नमस्कार। भारत में केजीबी की भूमिका पर आधारित इस वीडियो के अगले पार्ट में आपका स्वागत है। केजीबी के खुफिया दास्तानों को अगर लिखना शुरू किया जाए तो इस पर पूरी एक किताब लिखी जा सकती है। केजीबी की इन पूरी दास्तानों का जिक्र इस सीरीज में करना तो मुमकिन नहीं, फिर भी हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको दें जो आपको जाननी चाहिए। केजीबी पर आधारित इस वीडियो के सीरीज में हम आपको बताएंगे कि भारतीय राजनीति की वो कौन सी शख्सियत थी जिसे केजीबी ने 13 सालों तक लगातार अपने सर्विलांस पर रखा हुआ था और जिसे केजीबी अपने फायदे के लिए भारतीय सत्ता के केंद्र में स्थापित करना चाहती थी, जिसमें वो सफल भी रही। कैसे केजीबी ने नेहरू की मॉस्को यात्रा को शातिराना तरीके से प्रायोजित किया था जिसकी नेहरू को भनक तक नहीं लगी। हम ये भी आपको बताएंगे कि कैसे केजीबी ने अपने दिमाग पर काबू पाने की रणनीति के तहत भारत की कला, संस्कृति और शिक्षा व्यवस्था में कम्युनिज्म के विचारों को फैलाना शुरू किया और पाठ्यक्रमों से हिंदू धर्म और संस्कृति का सफाया करना शुरू कर दिया। ये सब जानने के लिए देखते रहिए इस वीडियो को। वसीली मित्रोखीन की किताब के पहले पार्ट द वर्ल्ड वाज गोइंग आवर वे, द केजीबी एंड द बैटल फॉर द थर्ड वर्ल्ड मित्रोखीन आर्काइव पार्ट 1 में लिखा है कि केजीबी ने प्रधानमंत्री नेहरू के रक्षा मंत्री वी.के. कृष्ण मेनन के अलावा 4 अन्य मंत्री को भी चुनाव प्रचार के लिए फंड दिया था। मगर 27 मई 1964 को पंडित नेहरू की मौत के साथ ही कृष्ण मेनन के राजनीतिक कैरियर का भी पतन होने लगा। अब मेनन केजीबी के खांचे में किसी भी तरीके से फिट नहीं बैठ रहे थे, तो केजीबी ने धीरे धीरे मेनन से अपना फोकस शिफ्ट करना शुरू कर दिया। पंडित नेहरू की मौत के बाद गुलजारी लाल नंदा कुछ दिनों के लिए कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने, मगर उसके बाद कांग्रेस ने लाल बहादुर शास्त्री को अपना नेता चुना और वे भारत के प्रधानमंत्री बने। केजीबी के लिए थोड़ा चौंकाने वाला मामला था। केजीबी को ये उम्मीद नहीं थी कि लाल बहादुर शास्त्री भी भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, इसीलिए उन्हें लेकर केजीबी ने कोई होमवर्क किया ही नहीं था। एक तरफ जहां शास्त्री जी केजीबी की पहुंच से बाहर हो रहे थे, वहीं उन्होंने केजीबी के पर कतरने भी शुरू कर दिए। मगर 11 जनवरी 1966 को उज्बेकिस्तान के ताशकेंत में लाल बहादुर शास्त्री की मौत हो गई, या यूँ कहें कि हत्या हो गई तो गलत नहीं होगा। उज्बेकिस्तान उस समय सोवियत यूनियन का हिस्सा हुआ करता था। शास्त्री जी की मौत कैसे हुई ये आज तक रहस्य बना हुआ है, क्योंकि शास्त्री जी की मौत अपने आप में कई रहस्यों और राज को समेटे हुए है, लिहाजा इस वीडियो में उन सब बातों का जिक्र करना मुमकिन नहीं। इसलिए शास्त्री जी की मौत पर हम एक अलग वीडियो बनाकर उनके मौत के रहस्यों को उजागर करने की कोशिश करेंगे। शास्त्री जी की मौत के बाद केजीबी किस तरीके से अपने काम में वापस तेजी से लग गई थी, इसका अंदाज़ा इसी से लगा लीजिए कि केजीबी के पूर्व जनरल ओलेग कुलिगन का एक स्टेटमेंट भी मित्रोखीन की किताब में छपा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ऐसा लग रहा था कि मानो पूरा देश ही बिकने के लिए खड़ा है। वहीं केजीबी ने अब पूरी तरीके से अपने उस खास टारगेट पर ध्यान देना शुरू कर दिया जिस पर वो पिछले 12-13 सालों से काम कर रही थी, और ये टारगेट था इंदिरा गांधी। केजीबी किस कदर दूरदर्शिता से काम कर रही थी, इसका अंदाज़ा इसी से लगा लीजिए कि जब 1953 में इंदिरा गांधी पहली बार मॉस्को दौरे पर गई थी, तभी से केजीबी ने उन्हें अपने सर्विलांस पर ले लिया था। केजीबी उसी वक्त से उन्हें नेहरू के उत्तराधिकारी के रूप में प्रोजेक्ट करने में जुट गई थी। केजीबी इंदिरा गांधी के हर पसंद, नापसंद, कमजोरियों और मजबूतियों का डाटा इकट्ठा करने में जुट गई थी। केजीबी इस रणनीति के तहत काम कर रही थी कि नेहरू के बाद उनकी बेटी इंदिरा गांधी ही भारत के प्रधानमंत्री बने। एक तरीके से देखें तो यहीं से केजीबी ने एक रणनीति के तहत कांग्रेस में वंशवाद के पौधे का रोपण कर दिया था, जिसकी जड़ें कांग्रेस पार्टी में इतनी गहरी समा गई हैं कि वो आज तक इसे उबर नहीं पाई है। इसके बाद 1955 में इंदिरा दोबारा अपने पिता पंडित नेहरू के साथ रूस की यात्रा पर गईं। वैसे तो ये यात्रा प्रधानमंत्री नेहरू की आधिकारिक रूस यात्रा थी, मगर सच तो ये था कि नेहरू और इंदिरा गांधी की इस यात्रा को केजीबी ने ही शातिराना तरीके से प्रायोजित किया था और उसका सारा खाका भी केजीबी ने ही खींचा था। रूस पहुंचने पर पंडित नेहरू का अभूतपूर्व स्वागत किया गया। मॉस्को में इनके लिए भव्य रोड शो का आयोजन किया गया। रोड के दोनों तरफ रूस की जनता की भीड़ जमा थी। ऐसा लग रहा था कि वे नेहरू की एक झलक पाने के लिए बेताब हों। इस पूरी कवायद का मकसद सिर्फ नेहरू को यह एहसास दिलाना था कि वो रूस में बेहद लोकप्रिय हैं। दरअसल ऐसा करके केजीबी एक तरफ जहां नेहरू पर प्रभाव जमा रही थी, वहीं वो इंदिरा गांधी पर भी डोरे डाल रही थी।
पंडित नेहरू आत्ममुग्धता का शिकार थे और इसीलिए रूस में हुए इस भव्य स्वागत से वो इतना गदगद हो गए कि उन्हें इस बात की भनक तक नहीं लगी कि ये सब कुछ केजीबी द्वारा प्रायोजित था। और चूंकि केजीबी ने आईबी को इस कदर इन्फिल्ट्रेट कर रखा था कि आईबी के बस की बात नहीं थी कि वो केजीबी के इस जाल का पता लगा सके। इतना ही नहीं, आलम तो ये था कि आईबी जो खुफिया रिपोर्ट इकट्ठा भी करती थी वो वही होती थी जो केजीबी खुद आईबी में प्लांट करवाती थी। मित्रोखिन ने अपनी किताब में नेहरू के सोवियत दौरे को लेकर जो एक और चौंकाने वाली बात लिखी है वो ये कि इस यात्रा के दौरान केजीबी ने इंदिरा गांधी को 20 मिलियन भारतीय रुपए दिए थे, जिन्हें सूटकेसों में भरकर भारत लाया गया था। इतनी बड़ी रकम को किस मकसद के तहत इंदिरा गांधी को दिया गया था, ये या तो खुद केजीबी जानती थी या फिर इंदिरा। केजीबी ने भारत में नेताओं, अफसरशाहों, मीडिया और पत्रकारों पर बेहिसाब पैसा खर्च कर उन्हें अपना एजेंट बना लिया था। आलम यह था कि अपने इन डबल एजेंट के दम पर उसने भारत के चुनाव को तकरीबन मजाक बनाकर रख दिया था। 1967 के आम चुनाव में कांग्रेस की जीत हुई और फिर वही हुआ जिसकी केजीबी पिछले 13 सालों से तैयारी और इंतजार दोनों कर रही थी। इंदिरा गांधी पहली बार भारत के प्रधानमंत्री बनी, केजीबी तो बस जैसे इसी पल का इंतजार कर रही थी। इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री बनते ही केजीबी भारत में पूरी तरह सक्रिय हो गई। आलम यह था कि 1970 आते आते भारत को जासूसों का डिज्नीलैंड कहा जाने लगा। उस समय भारत में केजीबी के जितने जासूस थे उतने पूरी दुनिया में नहीं थे। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि केजीबी के इन जासूसों में भारत के 21 नेता और 4 मिनिस्टर थे। केजीबी ने अपने इन भारतीय एजेंटों को बाकायदा कोड नेम भी जारी कर रखे थे। भारत में केजीबी की गतिविधियां इतनी बढ़ चुकी थीं कि इसे संभालने के लिए केजीबी को भारत में एक नया ऑफिस खोलना पड़ गया था। केजीबी बेहद प्रोफेशनल तरीके से अपने काम को अंजाम दे रही थी। वो जहां एक तरफ अपने मुख्य काम में लगी रहती थी, वहीं वो हमेशा एक प्लान बी को भी अपने साथ में लेकर चल रही थी। सीपीआई और सीपीएम जैसे वामपंथी दल केजीबी के इसी प्लान बी का हिस्सा थे। यही वजह थी कि 1967 के चुनाव में केजीबी एक तरफ जहां इंदिरा गांधी को सपोर्ट कर रही थी, वहीं वो सीपीआई और सीपीएम जैसे वामपंथी दलों पर भी कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़वाने में पैसा खर्च कर रही थी। मकसद साफ था कि सत्ता में कोई भी आए, एजेंडा सोवियत यूनियन का ही चलना चाहिए। इसका फायदा भी केजीबी को उस वक्त मिला जब 12 नवंबर 1969 को कांग्रेस के अंदर के शक्तिशाली गुट सिंडिकेट ने इंदिरा गांधी को पार्टी से बर्खास्त कर दिया, जिसके बाद इंदिरा गांधी ने कांग्रेस को ही 2 टुकड़ों में बांट दिया और दूसरी कांग्रेस पार्टी का गठन कर दिया। अब कांग्रेस 2 भागों में बढ़ चुकी थी, के कामराज की सिंडिकेट वाली कांग्रेस ओ और इंदिरा गांधी की कांग्रेस आर। इस घटना के बाद इंदिरा गांधी की सरकार अल्पमत में आ गई, मगर यहाँ केजीबी के इशारे पर उसकी बी टीम यानी सीपीआई ने इंदिरा गांधी की सरकार को समर्थन दे दिया, जिससे उनकी सरकार गिरने से बच गई। ऐसा नहीं था कि सीपीआई ने इंदिरा गांधी की सरकार को समर्थन देने के बदले कुछ लिया नहीं। दरअसल इस सरकार को समर्थन देने का सीपीआई ने पूरा फायदा उठाया और उसने अपने समर्थन के एवज में भारत की कला, संस्कृति, शिक्षा, पुरातत्व और भाषा इत्यादि महत्वपूर्ण विभागों में वामपंथी लोगों को बैठाना शुरू कर दिया। 1972 में इन्हीं वामपंथियों ने ICHR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च का गठन किया, जिसके माध्यम से इन लोगों ने धीरे धीरे भारतीय इतिहास को वामपंथी विचारधारा के हिसाब से तोड़ मरोड़ कर लिखना शुरू कर दिया। और ये सब हो रहा था केजीबी के इशारे पर। केजीबी ने भारत के प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रमों का निर्धारण भी कम्युनिज्म विचारधारा के हिसाब से करवाना शुरू कर दिया। पाठ्यक्रम से चुन चुनकर हिंदू प्रतीकों को मिटाया जाने लगा, हिंदू रीति रिवाजों का मजाक बनाया जाने लगा। इस काम में तमाम समाचार पत्र और पत्रिकाएं लगी हुई थीं, जिन्हें सोवियत यूनियन की तरफ से पैसा भेजा जा रहा था। इतना ही नहीं, ऐसे साहित्यों का भारत के कोने कोने में पहुंचाया जा रहा था जिनमें हिंदू धर्म और संस्कृति के खिलाफ लिखा होता था। इसका सारा खर्च सोवियत की सरकार वहन कर रही थी। देश में जगह जगह आयोजित हो रहे मॉस्को फेस्टिवल भी इसी रणनीति का हिस्सा थे। इन फेस्टिवल में जाने वाले लोगों का, जिनमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स होते थे, ज़बरदस्त तरीके से ब्रेन वॉश किया जाता था। ये सब सोवियत संघ की उस रणनीति के तहत हो रहा था जिसके मुताबिक वो पैसे के साथ साथ लोगों के दिमाग पर कंट्रोल करना चाहती थी। क्या भारत में आपातकाल के पीछे सोवियत यूनियन का हाथ था? आखिर क्यों 1977 के चुनाव में इंदिरा गांधी की जबरदस्त हार ने सोवियत यूनियन को चिंता में डाल दिया था?
आखिर कौन था वो केजीबी एजेंट जिसकी नियुक्ति ही इंदिरा गांधी से गुप्त संपर्क स्थापित करने के लिए की गई थी? इस गुप्त संपर्क की वजह क्या थी, ये सब हम जानेंगे वीडियो के अगले पार्ट में। तब तक थोड़ा इंतज़ार कीजिए। नमस्कार।